साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने न केवल मध्य प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि पूरे देश की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी चुनौती दी है। आपने अक्सर सुना होगा कि राजनीति में बड़े बड़े मुद्दों को छुपाने के लिए धर्म और संस्कृति को मोहरा बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये कल्पना की थी कि श्री राम, भारत की आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम को भी वोट बैंक की राजनीति की गिरती चालों में घसीटा जाएगा? क्या आपने ये सोचा था कि सामाजिक न्याय के नाम पर 73% आरक्षण जैसे विस्फोटक मुद्दे की आड़ में भगवान राम को जातिवाद का प्रतीक बना दिया जाएगा? आज मैं आपके सामने लाऊंगा सच्चाई, कांग्रेस की चालें, बीजेपी की कमजोरी और लेफ्टिस्ट सोच मिलकर किस तरह भारत की आत्मा पर प्रहार कर रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आरक्षण के असली खेल से लेकर श्री राम के नाम पर हो रही राजनीति तक हम एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि इस लड़ाई में आपके राष्ट्रवादी विचारों की कितनी बड़ी भूमिका है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आरक्षण कोई नया हथियार नहीं है। 1983 की महाजन रिपोर्ट, फिर 2000 की दूसरी रिपोर्ट और उसके बाद 2019 में कांग्रेस सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए आरक्षण को 73% तक पहुंचा दिया। हाईकोर्ट ने इसे रोका, लेकिन कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता दिया। सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा तय कर दी है तो 73% आरक्षण क्यों? क्या ये वास्तव में सामाजिक न्याय है या सिर्फ वोट बैंक और समाज में विभाजन की राजनीति? क्या आरक्षण का ये खेल समाज के पिछड़े वर्गों को सचमुच ऊपर उठाने के लिए है या सिर्फ राजनीतिक दलों के स्वार्थ और सत्ता हथियाने का माध्यम? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की सोच में कितना अंतर है। कांग्रेस ने 73% आरक्षण लागू करके खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताने की कोशिश की, मगर हाईकोर्ट ने इसे संविधान की भावना के विरुद्ध मानकर रोक दिया। इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे अपनी उपलब्धि बताना जारी रखा और इसे जातिवाद खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। लेकिन क्या सचमुच यह कदम समाज को जोड़ने वाला है या फिर यह समाज को और अधिक बांटने वाला है? अब बात करते हैं बीजेपी की चूक और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की भूमिका की। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस मुद्दे को कई बार ठंडे बस्ते में डाला, शायद इसलिए कि उन्हें अपने जनाधार और राजनीतिक समीकरणों का पूरा अंदाजा था। लेकिन जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खुद का राजनीतिक आधार बनाने के लिए कांग्रेस के बनाए जाल में फंसना स्वीकार किया। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दायर किया, उसमें वही बातें दोहराई गईं जिन्हें लेफ्टिस्ट और कांग्रेस सालों से कहते आ रहे हैं। इस एफिडेविट की सच्चाई पर नजर डालें तो 19 सितंबर 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ने शपथ लेकर एफिडेविट साइन किया और 23 सितंबर को बीजेपी सरकार के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। इस दस्तावेज में लिखा गया कि भगवान राम ने शंभुक वध किया क्योंकि वे जातिवादी थे। कांग्रेस के फैसले की तारीफ की गई और साथ ही ज्योतिबा फुले, पेरियार जैसे हिंदू विरोधियों की विचारधारा को सराहा गया। सवाल उठता है, क्या बीजेपी की सरकार अब वही भाषा बोलने लगी है जो वर्षों से लेफ्टिस्ट और मिशनरी लॉबी बोलती रही है? श्री राम को इस राजनीति में घसीटना क्यों जरूरी हो गया? शंभुक वध का प्रसंग एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक व्याख्या रखता है। दरअसल शंभुक ने मर्यादा का उल्लंघन किया था और उसी के कारण उनका वध हुआ। भगवान राम के चरित्र को जातिवाद से जोड़ना उनके विराट व्यक्तित्व और धर्म की समझ का अपमान है। अगर भगवान राम जातिवादी थे तो क्या रावण ब्राह्मण नहीं था? लेफ्टिस्ट और मिशनरी लॉबी हमेशा श्री राम को बदनाम करने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब वही भाषा बीजेपी सरकार के एफिडेविट में क्यों दिख रही है? इस मुद्दे के उजागर होते ही पूरे देश में आक्रोश फैल गया। राष्ट्रवादी जनता पूछने लगी, क्या बीजेपी सरकार भी अब लेफ्टिस्ट विचारधारा को मानने लगी है? सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग कहने लगे, अगर श्री राम को जातिवादी कहोगे तो राष्ट्रवादी चुप नहीं बैठेंगे। बीजेपी के आईटी सेल ने इसे फेक न्यूज़ बताया, लेकिन दस्तावेज असली निकला। जनता ने पूछा, क्या बीजेपी अपने ही समर्थकों की लड़ाई में साथ नहीं खड़ी होती? क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपमानित करने में ही आनंद लेती है, जबकि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के लिए मरने मारने को तैयार रहती है? राजनीतिक लालच और राष्ट्रवादियों का धैर्य अब टूटता नजर आ रहा है। बीजेपी का सबसे बड़ा दोष यही है
कि वह अपने समर्थकों की भावनाओं की रक्षा के लिए कभी खुलकर मैदान में नहीं उतरती। जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तभी जनता बगावत करती है, जैसा कि हमने 2024 के चुनावों में यूपी, राजस्थान और हरियाणा में देखा। वहां जनता ने अपने गुस्से का इजहार वोट की ताकत से किया। इस पूरे खेल का असली मकसद सिर्फ एक है, सनातन धर्म को कमजोर करना, आरक्षण के मुद्दे को लेकर समाज में असंतोष फैलाना, श्री राम के नाम पर कलंक लगाना और लेफ्टिस्ट नेहरूवियन सोच को आगे बढ़ाना। सवाल है, क्या बीजेपी भी वही कांग्रेस की राजनीति अपनाने लगी है, जिसमें वोट बैंक और सामाजिक विभाजन के लिए धर्म और संस्कृति के प्रतीकों का दुरुपयोग किया जाता है? राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का एक ही संदेश है, आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय के लिए हो, लेकिन सनातन विरोध के लिए नहीं। श्री राम भारत की आत्मा है, उन्हें जातिवादी कहना भारत पर हमला है। बीजेपी को तुरंत यह एफिडेविट वापस लेना चाहिए और साफ कहना चाहिए, हम महाजन रिपोर्ट को नहीं मानते, हम सनातन धर्म के प्रतीकों को राजनीति का औजार नहीं बनाएंगे। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो राष्ट्रवादी जनता का धैर्य जवाब दे सकता है और उसका असर आने वाले चुनावों में साफ दिख सकता है। आखिर में यह सिर्फ मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है, यह पूरे भारत की आत्मा, सनातन धर्म और सामाजिक समरसता की रक्षा का आंदोलन है। आज आवश्यकता है कि हर राष्ट्रवादी, हर सनातन प्रेमी और हर भारतीय सच्चाई के साथ खड़ा हो। हमें यह दिखाना होगा कि श्री राम सिर्फ एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, मर्यादा और आत्मा के प्रतीक हैं। उन्हें जातिवाद के तराजू में तौलना पूरे भारतवर्ष का अपमान है। वोट बैंक की राजनीति में जब पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए धर्म, संस्कृति और समाज को बांटने का काम करती हैं, तब राष्ट्रवादियों की आवाज सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय के लिए है, लेकिन समाज को बांटने की साजिश के लिए नहीं। हमें यह देखना होगा कि कौन सी पार्टी सचमुच समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है और कौन सिर्फ सत्ता पाने के लिए समाज को बांटने का खेल खेल रही है। साथियों, अगर आप मानते हैं कि श्री राम भारत की आत्मा है, तो इस संदेश को हर जगह साझा करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम। और हाँ, यही है असली आवाज राष्ट्रवाद की, इसे आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही समय है जब राष्ट्रवादी विचारधारा को शक्तिशाली बनाना है और भारत की आत्मा की रक्षा करनी है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। अब आइए इस पूरे परिदृश्य को और गहराई से समझें। 2019 में जब कांग्रेस सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर मध्य प्रदेश में 93% आरक्षण लागू किया, तो यह फैसला न सिर्फ संवैधानिक सीमाओं के खिलाफ था, बल्कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति भी साफ नजर आ रही थी। उच्चतम न्यायालय ने 50% की सीमा तय की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस के फैसले को रोक दिया। इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक कदम कहकर प्रचारित किया। इस सब के बीच बीजेपी की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस मुद्दे को बार बार टालने की कोशिश की, लेकिन जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कांग्रेस के जाल में फंसकर सुप्रीम कोर्ट में वही बातें दोहराई जो लेफ्टिस्ट और कांग्रेस सालों से कहते आ रहे हैं। बीजेपी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट में भगवान राम के शंभूक वध को जातिवाद से जोड़ दिया गया और कांग्रेस के फैसले की सराहना की गई। साथ ही ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे हिंदू विरोधियों की तारीफ की गई। यह कदम बीजेपी की पारंपरिक विचारधारा के उलट प्रतीत हुआ, जिससे पार्टी के समर्थकों में असंतोष फैल गया। लोग पूछने लगे, क्या बीजेपी भी कांग्रेस की तरह जातिवादी राजनीति अपना रही है? क्या बीजेपी ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है? क्या अब वो लेफ्टिस्ट नेहरूवियन सोच को अपना रही है? सवाल यह भी है कि बीजेपी सरकार ने श्री राम को जातिवाद के प्रतीक के रूप में पेश करने वाले एफिडेविट को क्यों दायर किया? शंभूक वध का प्रसंग सनातन धर्म की गूढ़ व्याख्या है, जिसमें मर्यादा और धर्म का पालन सबसे बड़ा मूल्य है। भगवान राम के चरित्र को जातिवाद से जोड़ना उनके विराट व्यक्तित्व और धर्म की समझ का अपमान है। लेफ्टिस्ट और मिशनरी लॉबी हमेशा श्री राम को बदनाम करने का प्रयास करती रही है। अब वही भाषा बीजेपी सरकार के एफिडेविट में क्यों आई? इस घटनाक्रम के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी जनता का आक्रोश फूट पड़ा। बीजेपी आईटी सेल ने इसे फेक न्यूज बताया।
लेकिन तथ्य सामने आ गए। राष्ट्रवादी जनता पूछने लगी, क्या बीजेपी अब लेफ्टिस्ट विचारधारा को मानने लगी है? क्या बीजेपी अपने ही समर्थकों की लड़ाई में साथ नहीं खड़ी होती? कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के लिए मरने मारने को तैयार रहती है, लेकिन बीजेपी अपने समर्थकों को अपमानित करने में कोई संकोच नहीं करती। राजनीतिक लालच और राष्ट्रवादियों का धैर्य अब टूटता नजर आ रहा है। जब राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए धर्म और संस्कृति का दुरुपयोग करते हैं, तब राष्ट्रवादियों की आवाज सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय के लिए है, लेकिन समाज को बांटने की साजिश के लिए नहीं। हमें यह देखना होगा कि कौन सा दल सचमुच समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ सत्ता पाने के लिए समाज को बांटने का खेल खेल रहा है। इस पूरे खेल का असली मकसद सिर्फ एक है, सनातन धर्म को कमजोर करना, रिजर्वेशन को लेकर समाज में असंतोष फैलाना, श्री राम के नाम पर कलंक लगाना और लेफ्टिस्ट नेहरूवियन सोच को आगे बढ़ाना। सवाल है, क्या बीजेपी भी वही कांग्रेसी पॉलिटिक्स अपना रही है? राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का एक ही संदेश है, रिजर्वेशन का मुद्दा सामाजिक न्याय के लिए हो, लेकिन सनातन विरोध के लिए नहीं। श्री राम भारत की आत्मा है, उन्हें जातिवादी कहना भारत पर हमला है। बीजेपी को तुरंत ये एफिडेविट वापस लेना चाहिए और साफ कहना चाहिए, हम महाजन रिपोर्ट को नहीं मानते, हम सनातन धर्म के प्रतीकों को राजनीति का औजार नहीं बनाएंगे। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो राष्ट्रवादी जनता का धैर्य जवाब दे सकता है और उसका असर आने वाले चुनावों में साफ दिख सकता है। आखिर में यह सिर्फ मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है, यह पूरे भारत की आत्मा, सनातन धर्म और सामाजिक समरसता की रक्षा का आंदोलन है। आज आवश्यकता है कि हर राष्ट्रवादी, हर सनातन प्रेमी और हर भारतीय सच्चाई के साथ खड़ा हो। हमें यह दिखाना होगा कि श्री राम सिर्फ एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, मर्यादा और आत्मा के प्रतीक हैं। उन्हें जातिवाद के तराजू में तौलना पूरे भारतवर्ष का अपमान है। वोट बैंक की राजनीति में जब पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए धर्म, संस्कृति और समाज को बांटने का काम करती हैं, तब राष्ट्रवादियों की आवाज सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय के लिए है, लेकिन समाज को बांटने की साजिश के लिए नहीं। हमें यह देखना होगा कि कौन सी पार्टी सचमुच समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है और कौन सिर्फ सत्ता पाने के लिए समाज को बांटने का खेल खेल रही है। साथियों, अगर आप मानते हैं कि श्री राम भारत की आत्मा है, तो इस संदेश को हर जगह साझा करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम। और हाँ, यही है असली आवाज राष्ट्रवाद की, इसे आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही समय है जब राष्ट्रवादी विचारधारा को शक्तिशाली बनाना है और भारत की आत्मा की रक्षा करनी है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत।